की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी स्पेशल रिपोर्ट फैसले ताबड़तोड़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। उत्तर प्रदेश में शनिवार को कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की और राज्य के 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मंत्रियों, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ भी बैठक की। सर्वसम्मति से 21 प्रस्तावों को पास किया गया। उन्होंने बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में हुई चर्चा और दिए गए निर्देशों को 10 बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर पहला, सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर सभी विभागों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। नंबर दूसरा, बैठक में सीएम योगी के ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र से सामंजस्य स्थापित कर बची हुई धनराशि प्राप्त करें। विभागीय मंत्रियों से कहा गया कि वे खुद भारत सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 बातचीत करें। तीसरा, होमगार्ड, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, एमएसएमई, नगर विकास, वन, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास तेज करने को कहा। चौथा नंबर पर कहा गया कि सीएम योगी ने अगले 2 महीने की अवधि में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजित किए जाएंगे। नंबर 5वां, सीएम योगी ने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि लोग बिल समय पर भुगतान करें। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। बिजली बिल की वसूली के नाम पर कहीं भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। नंबर 6वां, बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि निर्माण संबंधी विकास कार्यों में कर्मदायी संस्थाओं की बड़ी भूमिका होती है। मुख्य सचिव द्वारा सभी शासकीय कर्मदायी संस्थाओं में मैन पावर की उपलब्धता, दक्षता, क्षमता आदि का परीक्षण कर रिपोर्ट पेश की जाए। नंबर 7, सीएम योगी ने शिक्षा विभाग को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि जिन कॉलेजों की इमारत बनकर तैयार है उन्हें हैंड ओवर कर दिया जाए, उनमें पढ़ाई शुरू की जाए। नंबर 8वां, यूपी सीएम ने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास पर जोर दिया जाना चाहिए। इन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी जाए। वहीं 9वें नंबर पे सीएम योगी ने कहा कि 23 नई सुविधाओं से लैस बस स्टेशन को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हमें नए रूट पर बसें चलानी हैं। नंबर 10वां बिंदु, बैठक में अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि सेवानिवृत्त लोगों को समय पर पेंशन मिले और पुराने राजकीय इंटर कॉलेजों का जीर्णोद्धार किया जाए। इन तरह के तमाम 21 बिंदुओं को लेकर यहां पर सहमति बनाई गई है। योगी कैबिनेट के अहम फैसले, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन। कैबिनेट ने 21 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। प्रदेश में मोटे अनाज की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोक्ताओं को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। आबकारी नीति वर्ष 2023-24 को भी मिली मंजूरी। प्रदेश में संचालित प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने को मंजूरी भी मिली। निजी औद्योगिक पार्क के विकास की योजना को अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की। मत्स्य विभाग द्वारा राज्य सेक्टर सहायता मत्स्य पालक कल्याण कोष के लिए 1954 के तृतीय संशोधन के रूप में नियमावली बनाई गई।
साथ ही उत्तर प्रदेश दंड विधि अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन संशोधन अध्यादेश 2023 के प्रारूप की स्वीकृति। उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन। तो ये योगी सरकार के अहम फैसले आपको बता रहे हैं। कैबिनेट ने 21 अहम प्रस्तावों पर लगाई मुहर। प्रदेश में मोटे अनाज की खेती, प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने तो आपको बता दें, कैबिनेट बैठक में अहम 21 प्रस्तावों को यहां पर मंजूरी मिली है और इस पूरे मसले पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। योगी कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसलों को लेकर हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, जिनमें अवनीश त्यागी जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ राजीव उपाध्याय बीएसपी नेता और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार नवेद शिकोह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश फैसले ताबड़तोड़ में। बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, कैसे देखेंगे प्रस्तावों को? क्या उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर और नए आयाम गढ़ेगा? देखिए, जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जी पिछले लगभग 6 सालों से जी विकास की गति को पकड़े हुए है और तेजी रफ्तार से बढ़ते हुए है। ये मंत्रिमंडल की बैठक जो फैसले लिए गए हैं जी इसमें भी वो गति को रफ्तार देने का काम होगा और नए उत्तर प्रदेश की जो परिकल्पना जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसकी दिशा में एक प्रभावशाली कदम होगा। जिस तरह से मोटे अनाज को आप देखेंगे, मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ने एक नीति बनाई, एक कार्य योजना तैयार की है। उससे न केवल मोटे अनाज की उत्पादन को बढ़ेगा बल्कि दुनिया में लोगों को सेहतमंद बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा। और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मोटा अनाज वर्ष मनाया जाता है, उसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी अच्छी होगी। इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा। किसानों को मोटी अनाज उत्पादन करने के लिए जिस तरह से किट मुहैया कराई जाएंगी, जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, उससे किसानों को लाभ होगा। मोटे अनाज की जो कीमतें हैं बनस्पत गेहूं या और साधारण खाद्यान्न के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। तो एक नए आयाम जो कृषि क्षेत्र में खुलेंगे उससे बड़ा लाभ मिलेगा और किसानों का फायदा होगा। नई आबकारी नीति हो, सारी तमाम जो फैसले लिए गए हैं इस तरह के किसानों के और जनता के हित में है, जनता के हित में। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे से जुड़े हैं। इसी बीच में हमारे साथ शौकत अली साहब जो कि सपा नेता अभी जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमान लगातार बने रहिएगा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं फैसले ताबड़तोड़ ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं फैसले ताबड़तोड़ की। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। शौकत अली साहब, आपके पास आना चाहूंगा सीधा। मोदी कैबिनेट ने 21 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है, विकास कार्य जो है बढ़ोतरी हो रहा है, जनता के हित में फैसले लिए गए, ऐसा कहना है हमारे बीजेपी प्रवक्ता अवनीश त्यागी जी का। आप कैसे देखें इन प्रस्तावों को? शौकत जी, सर अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए शौकत साहब। हेलो जी सर। कपिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल सर, मिल रही है आवाज। ये भारतीय जनता पार्टी कागजों पे काम कर जी। जितने भी कार्य आज तक किए भारतीय जनता पार्टी ने वो कागजों पे किए। यदि धरातल पे कार्य किए होते तो ना तो इस देश का किसान परेशान होता, ना उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान होता, ना उत्तर प्रदेश की आवाम परेशान होती। आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, मुझे लगता है पूर्ववर्ती सरकारों में ये नहीं रही। ये बैठक चुनाव संबंधित मैं मान सकता हूं, लेकिन जनता के हितकारी के लिए नहीं। आपको लगता है कि क्या जो भी इन्होंने फैसले लिए वो जनता के हितकारी हैं? अगर जनता के हित में होते तो आज ये बेरोजगारी का आलम ना होता, महंगाई इतना चरम पे ना होती, तमाम किसान परेशान ना होते, महिलाएं परेशान ना होती। उत्तर प्रदेश को जो चीजें चाहिए थी, जो मूलभूत समस्याएं चाहिए थी उत्तर प्रदेश की आवाम को,
वो आज भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही। कागजों पे खाना पूर्ति तो कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा। उसको जो नहीं मिला है कैबिनेट की बैठक में, शौकत जी ऐसे क्या प्रस्ताव जी नहीं लिए गए जनता के हित में जो योगी कैबिनेट को लेना चाहिए थे? ऐसे कौन कौन से अहम प्रस्ताव हैं सर? कपिल जी, मैंने कहा ना कि कागजों पे बड़े फैसले करती है भारतीय जनता पार्टी जी बड़े लुभावने वादे भी कर लेती है, जी इतने अच्छे अच्छे प्रस्ताव पेश कर देती है कि उत्तर प्रदेश की जनता को लगता है कि अब पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में रामराज्य स्थापित हो जाएगा। समूचे उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल परेशान नहीं होगी। जी ये प्रस्ताव कागजों पे बड़े अच्छे लगते हैं, हाँ। इतने अच्छे लगते हैं कि पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो जाती है, लेकिन जब धरातल की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की जनता को निराशा हाथ। मुझे एक वो फैसला बताइए उत्तर प्रदेश की सरकार का जिससे लगे कि उत्तर प्रदेश की जनता का हित हुआ हो, उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो गई। एक वो फैसला बताइए जो इन लोगों ने आज तक फैसला लिया हो और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हित हुआ हो, उत्तर प्रदेश की जनता खुश हो गई, उनके फैसले को स्वीकार करने के लिए सर तैयार। जवाब ले लेते हैं, सर जवाब लेते हैं। करो अवनीश त्यागी जी बैठे हुए हैं, सर जवाब ले लेते हैं। शौकत जी जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी, आपने यहाँ पर शौकत अली जी के सवाल सुने हैं। कागजी पन्नों पर आपके प्रस्ताव पास होते हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। अगर पहनाया जाता तो राम राज्य बन जाता उत्तर प्रदेश। अवनीश जी अनम्यूट कीजिए सर। जी अवनीश जी अनम्यूट कीजिए। जी सर, आवाज आई? जी सर। देखिए, शौकत जी क्या कह रहे हैं इससे मुझे कोई ताल्लुक नहीं, पर मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहता हूं, जनता से भी, और शौकत जी से तो खास तौर से समाजवादी मेरे से। बिल्कुल। जब अगर प्रदेश की जनता खुश नहीं है तो ये जो 2022 में अभूतपूर्व समर्थन मिला है और 37 साल बाद कोई सरकार पूर्ण बहुमत के साथ लौटी है, ये वोट किसने डाले हैं? अरे प्रदेश की जनता खुश है। योगी सरकार के कामकाज से प्रदेश की जनता खुश रही है, इसलिए तमाम प्रयोग, तमाम गठबंधन, तमाम जोड़तोड़, तमाम उठापटक पक्ष ने जो की, तमाम जो छलावे उन्होंने किए उनको नकारा, जो उन्होंने दावे किए, जो उन्होंने आरोप लगाए उनका खंडन किया, और जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्यार बख्शा है उसका साफ मतलब है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों से खुश है। और केवल उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है, योगी सरकार का सुशासन का मॉडल पूरे देश में चर्चित है, और चर्चित नहीं अपनाया जा रहा है बहुत जगह से। किस तरह से कानून व्यवस्था बेहतर हो, जनता को किस तरह से सुविधाएं मिले, सड़कों का जाल बिछे, गांव गांव में बिजली पहुंचे, गरीबों तक अनाज पहुंचे, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो जब ये लाभ पहुंचा है, जनता संतुष्ट हुई है, जनता खुश हुई है, तभी दोबारा सरकार बनी। पूरा आशीर्वाद कांग्रेस प्रवक्ता राजीव उपाध्याय, मिला है। माफी चाहेंगे, बीएसपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता राजीव उपाध्याय जी, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यों को लेकर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं शौकत अली साहब है खुश नहीं। उनका कहना है कि कागजी पन्नों पर प्रस्ताव पास होते हैं, जमीनी हकीकत को दूर रहते हैं। आपकी क्या राय है? जिस तरीके से योगी जो कैबिनेट है, योगी सरकार जो है नए विकास के आयाम गढ़ रही है, किस प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी मिली है, आप कैसे देखते हैं इन प्रस्तावों को? सर अनम्यूट कीजिए, सर राजीव जी अनम्यूट कीजिए। सर अनम्यूट कीजिए, अभी अनम्यूट नहीं हुए सर, अनम्यूट कीजिए। जी राजीव जी, राजीव जी आपकी आवाज नहीं मिल रही हम तक। हेलो जी राजीव जी आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था सर। कि अमरीश जी की बातों को मैंने सुना, इनके क्या नाम शौकत भाई की बातों को सुना जी। मानक अगर सरकार बना लेना ही जनता का बहुमत है, इस चीज को हम तो मान लेते हैं जी। लेकिन अमरीश जी से एक सवाल हमारा हमेशा के लिए रहेगा या इस समाज के लिए रहेगा कि ये जो कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव आ रहे हैं, आज से नहीं 2017 के बाद से अभी तक जितने भी प्रस्ताव आए और कैबिनेट ने मंजूरी दी, उसका कितना % आज तक लागू हुआ वो अमरीश जी ही बता पाएंगे, हम सब तो नहीं बता पाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इतना ही वोटों पे, कार्यों पे भारतीय जनता पार्टी को वो होता तो विकास कार्यों को लेकर के और जनता के बीच में जाती। कपिल जी आपने देखा होगा जब जब चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों पहले ही
चुनाव से कुछ दिन पहले हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म, उन्माद सारी चीजों को लेकर के टूट पड़ती है चुनाव में, जो इनकी रणनीति होती है। और उस रणनीति के तहत जो विकास की योजनाएं होती है, जो जनहित की योजनाएं होती है, जो कल्याणकारी योजनाएं होती है, वो सभी दब जाती हैं। लिहाजा ये चुनाव जीत जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आपने जीता, ये सब पूरे प्रदेश के 26 करोड़ जनता को मालूम है, जिसमें आपने 17 करोड़ जनता को लिया दिया बिलो पॉवर्टी लाइन में। अब मान लीजिए कोरोना काल में आपने गेहूं चावल देना शुरू किया था, आज क्या नौबत आ रही है कि आप 3 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ का बजट पूरे भारतवर्ष में खर्च कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से तो आप कहां ले जा रहे हैं देश को, ये चीजें सोचना चाहिए। आप गेहूं देकर के वोट ले रहे हैं, ये पूरी जनता जान रही है। और इसका भार जो है, अंततः कपिल जी एक बात समझिए, गरीबी रेखा से नीचे वाले को आप 5 किलो गेहूं देकर के पेट तो भर दे रहे हैं, लेकिन इसका उल्टा भार जो है मिडिल क्लास जो 60 से 70% होता है उस पे पड़ता है। गरीबी वाले पे तो पड़ता ही पड़ता है, मिडिल क्लास पे पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया एक मोटो है, बढ़िया बढ़िया योजनाओं को पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और हमारे बड़े भाई अमरीश त्यागी जी के माध्यम से, जो प्रवक्ता बहुत अच्छे हैं, निपुण हैं, इनके माध्यम से पूरे प्रदेश को और पूरे देश को बताइए कि योजनाएं अच्छी से अच्छी अगर कोई दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। लेकिन कपिल जी वो याद करिए, 2014 का दिन जो आदर्श ग्राम योजना का शिलान्यास और उद्घाटन और उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे। हम इस यहाँ कैबिनेट की तो बात ही छोड़ देते हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष में अगर आदर्श ग्राम योजना आप कानपुर में ढूंढ लीजिए, मैं जहां रहता हूं, मुझे नहीं लगता है कि 7 वर्षों में 7 आदर्श ग्राम, हमारे यहाँ 2 सांसद हैं बल्कि 2.5 सांसद हैं, तो 5 आदर्श ग्राम अगर ढूंढने चलेंगे, जो पहली योजना थी भारतीय जनता पार्टी वो नदारत है, कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों को रुकना चाहूंगा, लगातार ये जो सिलसिला है लगातार जारी रहेगा, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और आज लगातार हम स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं फैसले ताबड़तोड़। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है हमारी स्पेशल रिपोर्ट फैसले ताबड़तोड़ में। लगातार हम हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे मैं रुक करूंगा नवेद शिकोह जी, वरिष्ठ पत्रकार जी का। नवेद जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात सुनी है, उपाध्याय जी की बात सुनी है, सपा प्रवक्ता शौकत अली साहब को सुना है, उनके आरोप हैं कि 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से कोई फायदा नहीं है। इसके पहले आदर्श ग्राम योजना जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी, उसको ही प्रभावी नहीं कर पाए हैं। इन 21 जो प्रस्तावों पर कुछ होने वाला नहीं है, कैसे देखेंगे आप? अभी तक नवेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नवेद जी, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए, किसानों से रिश्ता जोड़ने के लिए और वोटर्स का विश्वास जीतने के लिए है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सारे फैसले, सारे प्रस्ताव, ये सारे लाइन ऑफ एक्शन जो है कहने को ये विकास के लिए ही है, जनता की खुशहाली के लिए है, प्रदेश की खुशहाली के लिए। लेकिन जो सवाल उठ रहा है, जो हम सब सवाल उठा रहे हैं कि ये सब कितना जमीन पे उतर पाता है। इससे पहले के जितने भी फैसले थे, जितने योजनाएं थी, वो जमीन पे कितनी नजर आ रही हैं, और ये सारे फैसले कितने जमीन पे उतर पाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी फैसला होता है, कोई भी योजना होती है, कोई भी प्रस्ताव पास होता है, तो वो जनहित के लिए ही होता है, प्रदेश के विकास के लिए ही होता है, रोजगार के लिए ही होता है। लेकिन मेन चीज होती है कि इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे और कितना जमीन पे उतरता है, कितना जनता को लाभ मिलता है, कितने रोजगार सृजित होते हैं। ये सारी चीजें तो जनता ही जानती है। हम, आप या भाजपा के साथी या विपक्ष के साथी आंकड़ों का खेल खेलते हैं, लेकिन जनता समझदार है। जनता को पता है किस योजना, कौन सी योजना उस तक पहुंची और कौन सी योजना से उसके घर में खुशहाली आई, किस योजना से, किस प्रोजेक्ट से, किस शुरुआत से उसके घर के किसी युवक को नौकरी मिली। ये सारी चीजें मैं समझता हूं जमीन पे नजर आने वाली बात है। हाँ, ये जरूर है, ताबड़तोड़ इस तरह के फैसले जरूर सरकार के, इस तरह की योजनाएं, इस तरह के प्रस्ताव
कहीं ना कहीं चुनावी मोड का एक इशारा कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, भाजपा की या पार्टी हो, इनका काम करने का तरीका बहुत अद्भुत है। और कहिए जनता भी उनको जनता भी उन मुख्य फैसलों को कहीं ना कहीं अच्छी नजर से दिखती है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आज दूसरी बार योगी सरकार है। हमारे साथ वनस्पति द्विवेदी कांग्रेस प्रवक्ता भी नेता जुड़े हुए हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, स्वागत है पहले तो आपका हमारे के न्यूज में। 21 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है कैबिनेट बैठक में, कैसे देखेंगे? यहाँ पर तमाम जो दल है, विपक्षी दल सपा है या अन्य दल हैं, वह यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो प्रदेश की दिशा और दशा में बहुत अंतर है, कागजी पन्नों पर प्रस्ताव पास होते हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। कैसे कहेंगे आप? आपको आवाज मिल पा रही है? जी सर, आवाज आ रही है जी। आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। खैर, जो भी ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं जी, वो आपकी आवाज कुछ इको हो रही। खैर, जो ताबड़तोड़ फैसले लिए गए हैं वो फैसले ना होकर एक नादिरशाही तरीके का लिया गया निर्णय लगता है। उनका आम जनता जनमानस से कोई लेना देना नहीं है और उनसे कोई भला होने वाला नहीं है। ये पूर्व में भी भाजपा सरकार इस तरीके के फैसले लेते रही है और उनका जनाधार से कोई मतलब नहीं है। आप पूरा प्रदेश का ढांचा देख लीजिए, उद्योग व्यवस्था चौपट हो गई है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, सारी जितनी वित्तीय संस्थान थे वो सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। एक भी वित्तीय संस्थान, चाहे वो पिकअप हो, चाहे यूपीएफसी हो, चाहे जितने औद्योगिक आस्थान हो, वो बिल्कुल सब शून्य हो गए हैं। इटावा जिले में मात्र एक कारखाना हुआ करता था, वो भी सपा और भाजपा के टाइम बिल्कुल समाप्त हो गया है। इटावा टेक्सटाइल उद्योग में बहुत बड़ा, हैंडलूम में बड़ा नाम माना जाता था। आज हालत ये है कि बुनकर भाई अपने हैंडलूम के जो संयंत्र हैं उनको तोड़ कर उनको नमक में बेच रहे हैं। ये स्थिति है। आज पावर लूप लग गए हैं, इतना महंगा हो गया है। सूत पहले कांग्रेस के जमाने में मिला करता था, वह सूत भी नहीं मिल रहा है। अब अंसारी बंधु जो और शंखवार बंधु हैं वो क्या करें? और जहां तक अन्य लोगों के रोजगार की बात है, आपको मालूम है रोजगार सृजन का केवल बात हो रही है। रोजगार कहाँ सृजन हो रहा है, कहाँ सृजित हो रहा है? कितने रोजगार दिवस सृजित हुए हैं? आप चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, सैफई में हमारा एक पैरामेडिकल कॉलेज है, वहां पर देखिए क्या व्यवस्था है। वहां पर पूरा स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो दवाई नहीं है, एक्सपायरी दवाइयां अस्पतालों में चल रही हैं। स्थितियां ये विकट आई हुई है कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई सरकार का बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो योगी सरकार की कैबिनेट ने जो 21 फैसले लिए हैं उनसे आप सहमत नहीं है। और जहां तक मुझे लगता है कि जहां तक हमारे जो दल हैं वह भी सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल आप जो सभी मेहमान हैं, सर क्षमा चाहेंगे अवनीश जी, टाइम की पाबंदी होती है। चलिए 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी अवनीश जी। कांग्रेसी जो मेरे मित्र हैं वो हताशा भरी बातें अपने काल की बता रहे हैं और कांग्रेस शून्य हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से किसी से छिपा नहीं है, अपने कारनामों से हो चुकी है। और जो मेरे बसपा के साथी जो बोल रहे हैं, सबकी कागजों पे कार्रवाई हो रही है। कागजों पे कार्रवाई होती तो उनका क्या बुरा हाल हुआ है ये अपना जान चुके हैं। जनता उन्हें कितना प्यार दे रही है। ये जनता से ठुकराए हुए, नकारे हुए, धुतकारे हुए लोग इस तरह नहीं, अमरीश जी जावेद भाई की 2000 थोड़ा सा अभी 6 साल हुए अमरीश जी। जावेद जी ने जो बात कही है अमरीश जी, उसको एक कहा विकास हो रहा है तो काम हो रहा है, जनता को प्यार मिल रहा है और जनता के नकारे हुए लोग। चलिए आप सभी सर क्षमा चाहेंगे, समय की पाबंदियां हैं। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस पैनल का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की स्पेशल रिपोर्ट में योगी कैबिनेट के फैसले ताबड़तोड़ की, जहां पर विपक्ष जो है नाखुश नजर आ रहा है और कह रहा है कि 21 जो कैबिनेट फैसले लिए गए हैं उन फैसलों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि इनको अमली जामा पहनाना बाकी है। लेकिन देखना होगा कि 21 जो कैबिनेट के फैसले हैं इनसे आम जनता को कितनी राहत मिलेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।